में जोड़ें, देखें कि हम कौन से स्रोतों को प्रयोग में ला रहे हैं और उसको किस प्रकार से संरक्षण की दृष्टि में ले जाएं। और जैसा इसमें भी बताया गया था कि हम जो आसपास हमारे जो नेटवर्क्स हैं, जो ऑलरेडी प्रवृत्तियां चल रही हैं, उसको द्वारा हम वो क्या कर रहे हैं उनसे सीखें, उनमें जुड़ें। और मैं इसके बारे में, ये नेटवर्क क्या करते हैं, किस प्रकार से हम नेटवर्क में जुड़ सकते हैं, मैं अपर्णा से कहूँगा कि वो 2 मिनट उसके बारे में बात करें। साउथ एशिया यूथ एनवायरनमेंट नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये 8 सार्क कंट्रीज़ में है। सार्क कंट्रीज़ के सारे युवाओं के साथ है ये, जो 2002 जुलाई में इस नेटवर्क की स्थापना की गई थी नेपाल काठमांडू में। इस नेटवर्क में अभी फ़िलहाल 1500 यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स और कॉलेज के युवा इस नेटवर्क के भाग हैं। टिकाऊ विकास, इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है टिकाऊ विकास। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में किस तरह से हम टिकाऊ विकास के लिए काम कर सकते हैं, कॉलेज के सारे युवा मिलके। कॉलेजों और जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें हम किस तरह से पर्यावरण शिक्षण और टिकाऊ विकास के लिए माहिती देना और उसकी तरफ मार्गदर्शन करना, यही इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। जो 8 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है, इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आते हैं। हर साल इन युवाओं की माहिती बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। मैं गोपाल भाई से अनुरोध करती हूँ कि वो इसके बारे में और ज़्यादा बताएं। ये तो हुआ जो साउथ एशिया लेवल नेटवर्क है। इंडिया में भी इंडियन यूथ काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ICYO है। इंडिया में IYCN, इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क है। इस प्रकार ऑलरेडी बहुत सारी प्रवृत्तियां पर्यावरण और टिकाऊ विकास के लिए चल रही हैं, नेटवर्क्स हैं जिसके साथ हम जुड़ के उनसे माहिती और मार्गदर्शन लेके अपने कॉलेजेस में प्रवृत्तियां कर सकते हैं। साउथ एशिया यूथ एनवायरनमेंट नेटवर्क के संदर्भ में अभी हाल ही में हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें साउथ एशिया में हमारे जो 8 सार्क कंट्रीज हैं उसमें टिकाऊ विकास चाहिए तो हम क्या करें। हमने 8 ऐसे गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आप अपने कॉलेजेस में संदर्भ कर सकते हैं और टिकाऊ विकास के लिए काम कर सकते हैं। ये 8 गोल्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टिकाऊ विकास के 8 गोल्स हैं। आइए हर गोल के बारे में संक्षेप में हम लोग जानें। पहला गोल है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये जो लाइफस्टाइल है हमारी, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारी लाइफस्टाइल का है। आज जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं दुनिया भर में, उसको मेजरमेंट का एक मानदंड का एक तरीका है जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो अगर हम दुनिया भर में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के आधार पे ये देखें, जाने कि हम कितने रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो आज जो हमारा रिसोर्स कंजम्पशन है उस लेवल पे हम एक ग्लोब नहीं बल्कि 1.8 ग्लोब चाहिए। 1.8 इतना ग्लोब चाहिए यदि हम जो भी रिसोर्सेस यूज करते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। न केवल ये, अगर हर भारतीय उतना रिसोर्स यूज करे जो एक अमेरिका का सिटीजन यूज करता है, तो दुनिया भर में 4 ग्लोब चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप सब जानते हैं, हमारे जो फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने भी कहा है, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन ऑन द अर्थ टू फीड देम फॉर देयर नीड बट नॉट फॉर देयर ग्रीड। सो अगर हमें जितनी हमारी नीड है उसे हमें प्रोवाइड, अगर हम उसे लेना चाहें तो एक ग्लोब हमारे लिए प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आज जो हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है उसे सस्टेन नहीं कर सकती, हमें 1.8 ग्लोब चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम देखें कि हम अपने दैनिक जीवन में हमारी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाएं। जब मार्केट जाएं तो क्या हम अपने कपड़े की थैली लेके जा सकते हैं? जब स्कूल कॉलेजेस या जो दूर डिस्टेंसेस जा रहे हैं तो क्या हमारे पास जो भी मास ट्रांसपोर्ट है, भले ही बस है, ट्रेन है, जो भी सुविधा है वो ले सकते हैं, इंस्टेड हम अपनी पर्सनलाइज व्हीकल लें, आदि आदि आदि। जो दूसरा गोल है वो बात करता है कचरे की। हम सब जानते हैं कचरा, हम सब कचरा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये कचरा है क्या?
ये कचरा वास्तव में एक रिसोर्स है, एक संपदा है, और उसे हम अपना कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं। निम्बी यानी नॉट इन माई बैकयार्ड, जनरल है कि हम अपने घर का कचरा बाजू में फेंक देते हैं। अगर दुनिया भर में जो प्लास्टिक के कप हम जनरेट करते हैं कचरे के रूप में, अगर उसकी एक लाइन बनाई जाए प्रतिदिन जितना करते हैं, तो ग्लोब के चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी संदर्भ है, और हम युवाओं को जरूरी है कि इस समस्याओं का सही समाधान निकालें। जो तीसरा गोल है, पानी। दुनिया भर में जो 1 बिलियन लोग, यानी 1/6 ऑफ द जो वर्ल्ड दुनिया की पॉपुलेशन है, उसका 1/6 पॉपुलेशन के पास आज पीने के पानी की सही मात्रा उपलब्ध नहीं है। जो जरूरी मात्रा वो उपलब्ध नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका लेस देन हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन के पास आज पीने के पानी के लिए और एडवोकेट जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो उपलब्ध है। जो हमारी बीमारियों का करीब करीब 75% जो कारण है वो पानी के प्रदूषित होने के है। इसीलिए हमारे साफ सुथरा पानी और स्वच्छता बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि टिकाऊ विकास हो। जो चौथा गोल है वो बात करता है कंजर्वेशन पर, कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं हम उसको बदलाव। आप अपने स्लाइड पे देख सकते हैं, हंसता हुआ फूल चाहिए हमें, क्योंकि होता यह है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रतिदिन यानी दिन के जो 24 घंटे हैं उसमें हम 150 से 200 स्पीसीज प्रतिदिन हमारे विश्व से नष्ट होती जा रही है। और हर स्पीसीज, हम हर प्रकार की जो लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे लिए, वो हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है। और हर दिन अगर 150 से 200 जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। न केवल ये, अगर हम उसका एक प्रयोग, अगर हम कहें कि अगर पेड़ का कोई एक प्रयोग क्या है, तो दुनिया भर के जो 60% दवाइयाँ हैं वो किसी न किसी प्रकार से इन पेड़ों से मिलती है। तो समझ लीजिए कि अगर ये पेड़ नहीं रहे तो क्या होगा। जो उसके बाद जो 5वां गोल है, संस्कृति। जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और हमारी सभ्यता को की रक्षा करें। वेस्टर्नाइजेशन हम सबको बहुत अच्छा लगता है, वेस्टर्न म्यूजिक पे डांस करना, लेकिन हमारी संस्कृति भी कोई कम नहीं है। जो कुछ आज आप देख रहे हैं वो हमारी ही संस्कृति का प्रदान है। योगासन, मेडिसिनल प्लांट, ये सारा कुछ हमारी संस्कृति की देन है। हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यह जरूरी है न केवल टिकाऊ विकास के लिए बल्कि टिकाऊ विकास के संदर्भ में जो शांति, सद्भाव और एकता के साथ जीने के लिए ये सब कुछ हमारी संस्कृति तो हमें प्रदान करती है। जो उसके बाद का गोल हमने निश्चित किया है वो है एजुकेशन, स्कूल। दुनिया भर में अगर हम लिटरेसी रेट को देखें तो भारत की लिटरेसी रेट पर हम कोई गर्व नहीं कर सकते। और इसके आगे अगर हम अपने कॉलेजेस में देखें कि एनरोलमेंट रेट क्या है, दुनिया के अगर हम भारत के 100 युवा कहें तो 100 युवाओं में से केवल 11 युवा ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस तक पहुंचते हैं। तो आप उसमें से एक भाग्यशाली युवा हैं। हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, हमारी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, और उस कारण से आज आप वहां तक पहुंच पाए। तो अब यह जरूरी हो जाता है कि जब आप वहां पहुंच गए हैं तो आप वहां रहते हुए आपके जो गोल्स हैं, जो आपके जो एजुकेशन के गोल्स हैं कि हम टिकाऊ विकास के लिए काम करें, उसको सफल बनाएं। जो 7वां गोल्स है HIV एड्स, आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। दुनिया में हर 14 सेकंड में एक युवा HIV एड्स का शिकार हो रहा है। तो हम जरूरी है कि इसके प्रति जागरूक हों, उपाय ऐसे लें कि हम HIV एड्स से खुद भी बच सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने जो दूसरे युवा हैं उसके बारे में को भी इसके ज्ञान प्रदान कर सकें। और जो 8वां और सबसे प्रमुख गोल है वो है गवर्नेंस। हम सब काम करें कि हमें
सही और अच्छी सरकार मिले, हम सरकार के साथ जुड़ के काम करें, न केवल सरकार के साथ बल्कि अपने आसपास भी जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें क्या हम उसके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे, अपने भूमिकाओं के आधार पे, उसके अपनी पर्सपेक्टिव के आधार पे टिकाऊ विकास कैसे ला सकते हैं उसके बारे में योगदान प्रदान करें। भारत के 25% आज भी लोग जो करीब हैं वो आज भी हमारे अर्बन एरियाज में हैं, और भारत के करीब 50% अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो स्लम्स में रहती हैं। तो ज़रूरी है कि हम उनको उनको ऐसी संस्थाओं से, उनके ऐसी कहानियों से सावधान कराएं, और जो 8 गोल्स हमने निश्चित किए हैं उनमें उनको भी जोड़ें, और हम सब मिल के, युवा पीढ़ी मिल के टिकाऊ विकास के लिए काम करें। क्योंकि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के युवा के डेफिनेशन के आधार पे हम जाएं तो हमारी करीब 40% पॉपुलेशन युवा है। तो युवा टिकाऊ विकास के लिए सहज बहुत सारे उपाय कर सकती है। अब ये ज़रूरी है कि अगर हम उपाय कर सकती है तो हम करें क्या? हम जुड़ जाएं, हम एक साथ एक फोरम पे आ जाएं और टिकाऊ विकास के संदर्भ में अपने आसपास यूथ मीट करें। जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड में, अपने कॉलेजेस में सभी मिलके एक साथ प्लान करें कि किस प्रकार से हम अपने कॉलेज में टिकाऊ विकास ला सकते हैं। न केवल ये, अपने स्टेट लेवल पे, अपने कंट्री लेवल पे बहुत सारे यूथ मीट्स हर साल ऑर्गेनाइज होती है। हर नेटवर्क कोई ना कोई इस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, और उसमें हम अपनी भूमिका और अपने योगदान को प्रदान करें। अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने कॉलेजेस में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करें कि हमारे कॉलेज में कौन सी प्रॉब्लम है। जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये 3 युवा तीनों अलग अलग कंट्री के हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तीनों डिस्कस कर रहे हैं सायन के फोरम में कि हम टिकाऊ विकास के लिए क्या कर सकते हैं, और तीनों अपने अपना संदर्भ लेके आ रहे हैं क्योंकि तीनों अलग अलग देश से आ रहे हैं। एनएसएस कैंप्स, हम हर कॉलेज में एनएसएस है और हम हर कोई एनएसएस कैंप में जाता है। क्या हम अपने 10 दिवस के जो कैंप है उसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है टिकाऊ विकास के कंसेप्ट को जोड़ सकते हैं? जैसे आप ये 2 स्टूडेंट देखेंगे कि ये 2 स्टूडेंट जो एनएसएस कैंप के दौरान जो गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, उन सबको ये दिखा रहे हैं कि हमें अपना हाथ क्यों हर समय धोना चाहिए। शौचालय के बाद, खाना खाने से पहले, खाना बनाने के पहले, खाना खाने के बाद, इन हर जो भी हम मेजर एक्शन करते हैं उससे पहले और सबसे प्रमुख, खाना खाने से पहले अवश्य अपने हाथ केवल साफ पानी से नहीं बल्कि साबुन से धोना जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया, 75% जो हमारी बीमारियां हैं उसका कारण ये गंदा पानी है। और ये गंदा पानी अगर हमने उस हाथ नहीं धोए हैं तो वो पानी, अगर हम साफ पानी भी लेते हैं तो हमारे हाथ की गंदगी उस पानी में जा सकती है और वो पानी गंदा हो जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करें अपने पीयर ग्रुप के द्वारा साथ, और अपने कॉलेज में इको क्लब आप बना सकते हैं। ये इको क्लब क्या है? ये इको क्लब 30 से 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप जो कॉलेज में एक प्रोफेसर के गाइडेंस में सेटअप हो सकता है। पूरे साल भर ये इको क्लब में आप कैंपस में, अपने स्लाइड में जैसे आप देख सकते हैं, अपने कैंपस में जाके अपनी ऑडिट कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज में कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, कि आप अपने कॉलेज में कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, आपके कॉलेज का कचरा कहाँ जाता है, आपके कॉलेज में कितने पेड़ हैं, क्या हम ये पेड़ जो अभी अभी इसी साल लगाए गए थे उसे कोई पानी दे रहा है या पेड़ सूख के मर रहे हैं। इस प्रकार से अपने कैंपस का ऑडिट करिए, पानी का ऑडिट करिए, बिजली का ऑडिट करिए, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, कौन कौन सी चिड़िया आपके कॉलेज में आती है, कौन से महीने में आती हैं, क्यों आती हैं, घोंसला बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, उनका घोंसला बनाती है तो कैसा घोंसला होता है,
हमारे कॉलेज का कचरा कहाँ जाता है? अक्सर देखा गया है कि जो हमारे कॉलेज में हमारे जो हम कचरा उत्पन्न करते हैं, या तो हम उसका सही निकाल नहीं कर पाते, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कॉलेज के कंपाउंड में किसी कॉर्नर में हम उसे जला देते हैं। उसके कारण आपके एमिशंस होते हैं, और ये एमिशंस आपके सीधे सीधे जो हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका, उसमें हम उसके लिए हम भागीदार होते जा रहे हैं। जैसा हमने पहले बताया, कचरा स्रोत है। हम अपने कॉलेज में सूखा और जो गीला कचरा है, बिना कचरा यानी कि हमारे कैंटीन से अगर जो भी कचरा निकलता है, फूल, सूखे पत्तियां, इन सबको अपने ही कॉलेज में एक कंपोस्ट पिट बना दें और उसे आप खातर बना सकते हैं। और जो भी आपका सूखा कचरा है, आप उसे कोई भी जो पस्ती बिनने वाला है उसे आप दे सकते हैं, या तो और कुछ नहीं तो हमारे कॉलेज के आसपास भी आपको कोई ना कोई रैक पिकर जरूर मिल जाएगी जो कचरे से, जो रास्ते से कचरा बिनती है। वो वैन पूरे दिन भर, अगर वो सुबह 5 बजे से रात को 7 बजे तक कचरा बिनती हुई उसे बेचती है, तो मुश्किल से उसे 30 रुपये मिल पाते हैं। और अगर आप अपने कॉलेज के इस प्रकार असेंबल्ड कचरा आप उसे देंगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी आमदनी भी अच्छी होगी, और आपका कचरा, आपका जो कॉलेज है वो भी एक ग्रीन कैंपस बन जाएगा। हम सब अपने कॉलेज को एक ग्रीन कैंपस बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कॉलेज में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसका मापदंड करें, और किस प्रकार से हम उसमें बदलाव ला सकते हैं उस पर काम करें। यही नहीं, हम वेकेशन के दौरान हम सब फ्री होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं, हम किसी न किसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कौन सा खाना खा रहे हैं, आजकल कॉमन हो गया। आपको अगर सर्दी में भी आम खाने आपको मिल जाएंगे, हर सब्जी, हर फूल, पत्तियां, हर पूरे साल भर के 12 महीने हमारे लिए अवेलेबल होती है। लेकिन हम अपने सीजन को समझें, जो नेचर ने सीजन बनाया है कि आम